नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। आज हम चैप्टर 11 पर जाएंगे। अगर आपने अब तक के 10 चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो मैं यही कहूँगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जा कर के उन चैप्टर्स को ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम चैप्टर 11 पे चलते हैं। चैप्टर 11 का टॉपिक क्या है? अच्छे किस्मत की देवी से मिले। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कैसे अच्छे किस्मत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, हम इस बारे में जानेंगे। तो पहले बेबीलोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पता है ये बहुत साल पुरानी बात है। अब वहाँ पे क्या था, उस समय ना स्कूल हुआ करते थे, ना ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे। वहाँ पर लोगों ने अपने पढ़ाई के लिए एक अलग ही सिस्टम बना रखा था। सिस्टम कैसा बना रखा था? एक बड़ा सा हॉल उन्होंने बना रखा था जिसको वो लोग अध्ययन केंद्र बोलते थे। हर शाम को वहाँ पर लोग आकर के जुटा करते थे। और वहाँ पर पहले तो क्या था, हमने जब ये दुबले पतले बटुए के साथ इलाज के बारे में बात की तो सिर्फ अकार्ड ही वहाँ पर आकर के भाषण देता था या जो भी चीज़ें वो सिखाता था। लेकिन क्या है, धीरे धीरे इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया। तो क्या है, वहाँ पर अब वो इतना मतलब तगड़ा उन्होंने भवन बना दिया था कि वहाँ पर विदेशों से भी लोग आते थे और वहाँ पर कुछ सीखते थे या अपनी राय दे करके जाते थे। अब उस भवन में खासियत क्या थी? उस भवन में अगर कोई गुलाम है या राजा का बेटा ही क्यों ना हो, उन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता था। कोई भी किसी भी बात को गलत साबित कर सकता है, पूरी छूट थी, किसी को किसी तरह की सज़ा नहीं दी जाती थी। अब आपको पता है वहाँ के जो लोग थे वो कितने ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे पैसे के बारे में जानने में। पैसा कैसे काम करता है, पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं, पैसे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते थे। तो इसी तरह से ना उन्होंने इस टॉपिक को भी, इस चीज़ को भी जान लिया था कि हम किस्मत की देवी को अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब होता क्या है, पहले की तरह ही अकार्ड आ जाता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर अकार्ड आकर के बोलता है कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब ये सुनकर के एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिस पे मैं चाहता हूँ कि हम चर्चा करें, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है कि शायद मैं आपको वो टॉपिक बताऊँ तो आप लोग मुझ पर हंसें। तो उसमें जो लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बताओ 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 क्या टॉपिक है। तो वो टॉपिक क्या रखता है? वो बोलता है कि मेरे को मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे आज एक सोने से भरा बटुआ मिला है। और वो कंटिन्यू करता है कि मैं चाहता हूँ कि इसी तरह किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान रहे और मुझे इसी तरह से सोने से नवाजती रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हम किस तरह से अपने किस्मत की देवी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो ये सुन करके ना लोग बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि वाह, बहुत अच्छा टॉपिक मिला है। इसमें अकार्ड बोलता है कि आज हमारे सामने बहुत ही बढ़िया मतलब टॉपिक रखा गया है। इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी ही चाहिए क्योंकि इससे हम काफ़ी कुछ अच्छा सीखेंगे। तो उसमें क्या है, अब क्योंकि ये बात किस्मत की होती है तो अकार्ड बोलता है कि आप में से कौन शुरू करना चाहेगा। तो उसमें एक आदमी खड़ा होकर के बोलता है, जब बात किस्मत की आती है तो क्या हमारा ध्यान जुए की मेज़ पर नहीं जाता? तो सब लोग हो जाते हैं, सब लोग देखने लगते हैं कि हाँ नहीं, सही बात है। तो उसमें अकार्ड ये भी बोलता है कि सही कहा, जुए के बारे में भी हमें बात कर लेना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी एक बार ही सही लेकिन वो जुए में दांव लगाता ज़रूर है। वो एक बार अपने आप को ट्राई ज़रूर करता है कि मैं पैसा कमा लूँ, ज़्यादा पैसा कमा लूँ। तो हमें इस टॉपिक के ऊपर तो पक्का बात करना चाहिए, नहीं तो हम एक बहुत बड़े टॉपिक को मिस कर देंगे। तब वो कंटिन्यू करते हैं, जुए के ऊपर काफ़ी सारी बातचीत करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, कैसे वो कमाते हैं, कैसे नहीं कमाते, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। तो उसमें फाइनल रिजल्ट क्या निकल करके आता है? अकार्ड बोलता है कि मैं ये मानता हूँ जो हमारी किस्मत की देवी है वो बहुत सभ्य है, बहुत अच्छी है, और जो जुआ घर है उसको हम अच्छा नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो किस्मत की देवी है वो जुए घर में तो नहीं रहती होगी, वो इसके विपरीत कहीं अच्छी जगह ही हमें मिल सकती है। तो उसमें एक आदमी ये भी बोलता है कि अच्छा, तो ये बताओ कि कैसे कोई आदमी हर बार जुए में जीतता ही जाता है और कोई बिल्कुल भी नहीं जीत पाता, यानी कि जो बंदा हर बार जीतता जा रहा है उस पर किस्मत की देवी मेहरबान है। तो उसमें अकार्ड बोलता है कि देखिए, मेरी इतनी साल हो चुकी है, देखिए 70 साल का तो वो था ही अकार्ड, तो मेरे इतने साल का अनुभव हो चुका है, मैंने आज तक कभी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा है जो जुए में जीत करके अमीर बना हो। फिर वो बोलता है कि आप सब
इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ आप किसी एक आदमी का नाम बताइए जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो जुआ खेल करके अमीर बन गया हो। तो उसमें क्या है, सभी शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता अब क्या बोलें, क्योंकि किसी को ऐसे आदमी के बारे में नहीं पता होता जो जुआ खेल करके अमीर बना हो। तो उसमें आकाश बोलता है कि निश्चिंत हमें ये टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जुए घर में तो हमारी किस्मत की देवी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उसमें आकाश ये भी जोड़ता है कि मैंने जुए घर में काफ़ी सारा पैसा लगाया है, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूं कि जितना मैंने कमाया नहीं है उससे 10 गुना ज़्यादा तो मैंने वहां पर गंवाया है। इसका मतलब किस्मत की देवी तो वहां पर नहीं रहती है। अब वो बोलते हैं कि चलिए हम अपने स्वभाव और अपने कर्म में और अपने व्यवसाय में लेकर के आते हैं कि किस्मत की देवी क्या वहाँ पर हमें मिल सकती है। तो उसमें एक आदमी खड़े होकर के बोलता है हमें उस बारे में चर्चा करनी चाहिए जहाँ पर एक अच्छी किस्मत आते आते हमारे हाथ से चूक जाती है। अब ये चीज़ सुन के बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हाँ ये टॉपिक सही है। तो आकाश बोलता है ये बहुत ही बेहतर नज़रिया है किस्मत की देवी को समझने का। तो वो आकाश पूछता है आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी किस्मत आते आते चूक गई और वो आज भी उस बात का अफसोस करते हैं। तो लगभग सभी वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो आकाश बोलता है कि तब तो ज़रूर हमें इस चीज़ में किस्मत की देवी के दर्शन हो ही जाएंगे। अब उसमें क्या है, आकाश बोलता है कि तो कौन अपने बारे में कोई कहानी सुनाएगा जहाँ पर अच्छी किस्मत की देवी आते आते चूक गई, तो उसे मिलते मिलते चूक गई। तो एक आदमी खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं सुनाऊंगा। वो बताता है कि जब मैं युवा अवस्था में था, वो बूढ़ा आदमी होता है, जब मैं युवा अवस्था में था, मेरी अभी अभी शादी हुई थी, तो मेरे पापा आए थे, मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनके दोस्त का बेटा उसने एक प्रोजेक्ट चालू किया है। अभी पहले उस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। वो प्रोजेक्ट क्या था, बाउंड्री के साथ में उन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन खरीद लिया था। ठीक है, ज़मीन खरीद करके वो बंजर ज़मीन थी, उस ज़मीन की सिंचाई करनी थी। उसकी इतनी सिंचाई कर लें कि उसमें पौधा उगाने लायक वो ज़मीन हो जाए, उसमें फसलें उग सकें, तब उस ज़मीन को बेच दिया जाना था। तो क्या था, अब इस चीज़ को शुरू करने के लिए जिसने वो प्रोजेक्ट चालू किया था, मतलब जो वो इंसान है उसके पापा के दोस्त के बेटे ने उस प्रोजेक्ट को चालू किया था, तो उसके पास इतना सारा पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया था, ये प्रोजेक्ट ओपन कर दिया था कि कोई भी इसमें निवेश कर सकता है, जितना जितना वो पैसा डालेगा प्रॉफिट उसी हिसाब से उसे दे दिया जाएगा। जब इस ज़मीन को बेचा जाएगा तो प्रॉफिट उसी हिसाब से उन लोगों को मिल जाएगा। तो उसके पापा उसको यही बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें अपना कमाई का 10वां हिस्सा डालो, ताकि जब तुम मेरी उम्र में आ सको तो तुम्हारे नाम पर काफ़ी बड़ी संपत्ति हो सके। तो उसमें क्या करता है, वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मैंने देरी कर दी, मैंने उसमें पैसा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि उन्हीं दिनों बाहर से व्यापारी बहुत ही अच्छे अच्छे पोशाक लेकर के आए हुए थे जो मुझ पर और मेरी बीवी पर काफ़ी अच्छा जचते। अगर मैं वो 10वां हिस्सा वहाँ पर डाल देता, पैसा उस निवेश में डाल देता, तो हो सकता था कि मैं वो पोशाक नहीं खरीद पाता। तो मैंने देरी कर दी, मैंने सोचा कि मैं अगले महीने उसमें पैसा डाल दूंगा, और उसने पोशाक खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए और पैसा उसका खर्च हो गया। अब जब उसको पैसा डालने की बारी आई तब तक वो प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका था। जितना उनको पैसा चाहिए था उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उनको वो पैसा मिल चुका था, तो ये पैसा वहाँ पर डाल नहीं पाता है। अब ये बूढ़ा आदमी बताता है कि मुझे आज उस प्रोजेक्ट पर, आज मुझे उस निवेश, उस ना किए हुए अपने उस निवेश पर अफसोस होता है, क्योंकि किसी ने भी उसमें पैसा डाला वो अमीर बन गया। वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा चला और वो अमीर बन गया। तो अब जैसे ही कहानी खत्म होती है तो आकाश सभी से पूछता है, अच्छा तो आप सब ये बताइए हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है, इस कहानी में हमने ये देखा कि किस तरह से अच्छी किस्मत उस आदमी के हक में काम करती है जो समय रहते अवसरों को स्वीकार कर लेता है, और किस तरह उस आदमी की किस्मत वहीं खराब हो जाती है जो अवसरों को अपने हाथ से निकल जाने देता है। अब इसी में एक दूसरा आदमी खड़े होकर के बोलता है कि इस कहानी में हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो आदमी आलस कर देता है या टाल मटोल कर देता है उसकी किस्मत उसके पास आते आते चूक जाती है। अब आकाश इसमें कंटिन्यू करता है और बोलता है कि क्या कोई दूसरा आदमी है जो अपनी कोई कहानी सुनाएगा। अब ये सब सुन के एक बूढ़ा व्यापारी खड़ा होता है और वो बोलता है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। वो बोलता है कि मैं एक जानवरों का व्यापारी हूँ, मैं ज़्यादातर घोड़े और ऊँट खरीदता हूँ, लेकिन कभी कभी भेड़ और बकरी भी खरीद लेता हूँ। एक बार मैं 10 दिन के सफ़र में बाहर गया हुआ था।
मैं जानवर खरीदने के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे कोई बिक्री करने वाला नहीं मिला। तो 10 दिन बाद जब मैं वापस अपने शहर में आ रहा था तो अंधेरा हो चुका था, जिसके कारण शहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। मुझे सुबह तक बाहर ही वेट करना पड़ा। लेकिन क्योंकि हम 10 दिन के सफ़र में निकले हुए थे तो हमारे पास खाना और पानी सब खत्म हो चुका था। हमारा बहुत बुरा हाल था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वो भी शहर के दरवाज़ा बंद होने की वजह से बाहर ही रुक गया होता है, वो शहर में नहीं जा पाया होता है। तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, व्यापारी के पास, और उसको बोलता है कि आपको देख के लगता है कि आप जानवरों के व्यापारी हैं। मेरे पास 900 भेड़ें हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन भेड़ों को खरीद के मुझे अभी रकम दे दें ताकि मैं अपने शहर को जा सकूं। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो व्यापारी होता है वो बोलता है ठीक है, डील तय हो जाती है। वो क्या करता है, वो अपने नौकरों से बोलता है कि जाओ भेड़ों को गिन लो। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, थके हारे थे, तो वो क्या है, भेड़ों को गिन पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, वो नहीं गिन पाते। तो उसमें जो व्यापारी होता है कि वो बोलता है कि जब सुबह हो जाएगी, जब मेरे नौकर पूरे भेड़ों को गिन लेंगे, मैं तभी आपको पैसा दे पाऊंगा। तो जो उसमें बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि आप मुझे कम रकम दे दीजिए। वो अपने भेड़ों की जो कीमत है वो भी 1/3 कर देता है। बोलता है आप मुझे इतनी ही रकम दे दीजिए, मैं निकल जाऊं। वो व्यापारी फिर भी नहीं मानता है। तो वो बूढ़ा आदमी ये बोलता है कि आप मुझे आधा ही पैसा दे दीजिए ताकि मैं निकल जाऊं। मैं अपने पढ़े लिखे नौकर को यहीं छोड़ जाऊंगा, वो आपको सुबह होते ही वो 900 भेड़ें गिनवा देगा। उसके बाद आप बाकी का बचा हुआ पैसा उस नौकर को देकर के भेज देना। वो व्यापारी फिर भी नहीं मानता है। रात हो जाती है तो सब सो जाते हैं। अब जैसे ही उस व्यापारी की सुबह सुबह नींद खुलती है तो वो देखता है कि शहर का दरवाज़ा खुल चुका है और बहुत सारे लोग भेड़ों को खरीदने के लिए शहर से भागते हुए आ रहे हैं। उस समय क्या था, जो शहर था उसमें अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो देखता है कि जो शहर से जो लोग भागते हुए आ रहे हैं वो उस बूढ़े आदमी को भेड़ के 3 गुना ज्यादा दाम दे करके भेड़ों को खरीद करके ले जा रहे हैं। तो वो व्यापारी बोलता है कि उस समय मैं खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मेरी किस्मत मेरे ही सामने लुटते पिटते मुझे दिख रही थी। तो अब इस कहानी को सुनकर के अकाड बोलता है, ये तो बहुत ही अव्यवहारिक कहानी है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी खड़े होकर के बोलता है, हमने इस कहानी से ये सीखा कि अगर हम अपने किए सौदे से संतुष्ट हैं और उससे तर्क की कसौटी पर कस चुके हैं तो हमें भुगतान करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों से जीतना आना चाहिए। अपनी कमजोरियों से जीतना किसी इंसान से जीतने के बराबर है। वो एक बात और बोलता है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना, जब हम गलत होते हैं तब हम बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन जब हम सही होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब हम गलत होते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, लेकिन जब हम सही होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में होते हैं। इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आपको सिर्फ अपना एक डिसीजन लेना है और उसी पे टिके रहना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो इसमें एक आदमी खड़े होकर के बोलता है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ और पहले मैं ये समझता था कि फैसला लेने की खराब क्षमता के कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बहुत सालों के बाद मैंने ये जाना कि खारिज कर देने की जिद की वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता था। तो इसमें एक दूसरा आदमी खड़े होकर के बोलता है, अच्छा तो तुमने अपने इस कमजोरी को कैसे जीता? तो उसमें वो व्यापारी बोलता है कि मैं कभी भी एक डिसीजन ले लेता हूं और उसी डिसीजन पे टिका रहता हूं, चाहे वो सही हो या गलत हो। मैं उसे अपने टाल मटोल कर देने वाली प्रवृत्ति से कभी भी चेंज नहीं होने देता, और लगभग मैं यही पाता हूं कि वो डिसीजन मेरा हर बार सही होता है। तो एक आदमी खड़े होकर के बोलता है, इन दोनों कहानियों में हमने एक चीज कॉमन देखी। वो कॉमन चीज क्या थी कि किस तरह से किस्मत आदमी के पास तो आई, लेकिन उसने टाल मटोल या आलस करके उस किस्मत को अपने हाथ से निकल जाने दिया। तो अबकार्ड इन दोनों कहानियों को सुन करके इस टॉपिक को कंक्लूड करता है कि अगर आपको अपनी किस्मत की देवी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपको आलस को त्याग करना होगा, अपनी टाल मटोल की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना होगा और आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा। आपका डिसीजन सही है या गलत है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने मौके पर डिसीजन लिया या नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया कि मैं किस्मत के बारे में जान सका। तो चलिए बताइए मेरे को, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर शाम को इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता हूं, जिनसे मेरा नॉलेज तो बढ़ता है, आपका भी नॉलेज बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा बोलता हूं। धन्यवाद।